अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर न्यू क्लास। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन स्टार्ट करेंगे। अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या है, ये टॉपिक कहाँ से आया, कैसे बिल्टअप हुआ और मैथमेटिशियन को इसका ख्याल क्यों आया। आप डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन को स्टडी करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन को आप रिलेशनशिप से भी रिलेट कर सकते हैं। इसका दूसरा नाम है डायरेक्ट एंड इन्वर्स रिलेशनशिप। अब उससे पहले रिलेशनशिप को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और रिलेशनशिप तो एक ऐसी चीज़ है जो हम अपनी रियल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा नॉर्मली देखते हैं कि कैसे एक चीज़ दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है। हमारी पूरी यूनिवर्स हर जो उसकी चीज़ है वो दूसरी चीज़ से किसी न किसी तरह रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करती है। और यही रिलेशनशिप जब मैथमेटिशियंस ने देखा तो एक डेफिनेशन ऐसी बनाई कि मैथ्स में रिलेशनशिप किस चीज़ का नाम होगा और हम उसे कैसे स्टडी करेंगे। अपनी रियल वर्ल्ड में अपने इर्द गिर्द देखें अगर आप, तो एक एज अ ह्यूमन बीइंग हम दूसरे ह्यूमन बीइंग पर डिपेंडेंट हैं। अब कोई भी काम करने के लिए आपको दूसरी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। आपको चलने के लिए ग्रेविटी की ज़रूरत पड़ती है। अगर फ्रिक्शन ना हो तो आप वॉक नहीं कर सकते, ग्रेविटी ना हो तो आप जो एक कदम उठाएं वो दूसरा नीचे ना रख सकें। जैसे आप मून की लैंडिंग पे देखें कि आपको ग्रेविटी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है चलने के लिए। आपके बोलने के लिए एयर के मीडियम का होना कितना ज़रूरी है, वैक्यूम में आप बात नहीं कर सकते। सो रियल वर्ल्ड के अंदर हमने एग्जिस्टेंस देखी यूनिवर्स के अंदर, तो हर चीज़ दूसरी चीज़ पे डिपेंडेंट थी। अब डिपेंड का वर्ड क्या है, जैसे मैथमेटिक्स में फिर डेफिनेशन लिखी गई, इन मैथमेटिक्स रिलेशनशिप ऑफन डिस्क्राइब्स हाउ वन क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन अदर। अब डिपेंड का वर्ड यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिपेंड का मतलब क्या होता है कि एक चीज़ मुकम्मल तौर पे अपने होने पे के लिए दूसरी चीज़ पर डिपेंड करती है। कि कोई भी चीज़ है वो उसकी एग्जिस्टेंस ही डिपेंड करती है कि दूसरी कोई क्वांटिटी, दूसरी कोई चीज़ ऐसी होगी तो तब वो एग्जिस्ट कर सकेगी। सो ये रिलेशनशिप का वर्ड पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट पता होना ज़रूरी है, जिसको देख के मैथमेटिशियंस ने एक नया कॉन्सेप्ट निकाला या एक नई चीज़ को देखा कि ठीक है, रिलेशनशिप तो हमें समझ आ गई कि कैसे क्वालिटी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं। अब उसकी बहुत से एग्जांपल्स मैंने भी आपको दे दिए हैं। अब एक और एग्जांपल है, द रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस आर, एक सर्कल है उसका रेडियस है, एंड द एरिया ए ऑफ अ सर्कल इज मैथमेटिकल एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब रेडियस होगा तो सर्कल बन सकता है, और अगर रेडियस होगा एक सर्कल बनेगा तो फिर हम उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया क्या हुआ, मुकम्मल तौर पे डिपेंडेंट है रेडियस के होने पे। इसीलिए जो उसका फार्मूला मैथमेटिकली बनता है ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, उसमें आप देखते हैं कि रेडियस का होना ज़रूरी है। रेडियस होगा तो आप एरिया फाइंड कर सकते हो, अदरवाइज आप एरिया नहीं फाइंड कर सकते। सो यही जो रिलेशनशिप है रियल वर्ल्ड के अंदर, यूनिवर्स के अंदर, इसको मैथमेटिशियन ने देखा। तो अब अगला क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि क्या होगा अगर हम रेडियस को इंक्रीज करें, क्या एरिया इंक्रीज होगा? क्या होगा अगर हम रेडियस को डिक्रीज करें, तो क्या उससे क्या डिफरेंस आएगा एरिया के होने पे? तो ये हमने देखा हर क्वांटिटी के लिए कि एक के इंक्रीज करने से दूसरे पे क्या असर आता है, क्या वो डिक्रीज होती है, क्या वो इंक्रीज होती है। सो ये रिलेशनशिप यूनिवर्स के अंदर पाया गया, इस रिलेशनशिप को स्टडी किया गया और देखा गया कि कैसे एक चीज़ में चेंज लाने से दूसरी चीज़ में चेंज आता है। अब वो चेंज दो तरह से हमने ऑब्जर्व किया, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन या डायरेक्ट एंड इन्वर्स रिलेशनशिप, के दो चीज़ों के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट है या इन्वर्स है। अब डायरेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है उसको देख लेते हैं ज़रा जल्दी से। सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट रिलेशनशिप, अभी मैंने बात की कि प्रोपोर्शन को आप रिलेशनशिप से भी रिलेट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन इज अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट दैट डिस्क्राइब्स अ रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज इन विच दे चेंज इन द सेम डायरेक्शन। यहाँ ये क्या मतलब हुआ सेम डायरेक्शन का, कि वो चेंज तो करती हैं लेकिन इन द सेम डायरेक्शन चेंज करती हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट रिलेशनशिप या डायरेक्ट प्रोपोर्शन एक ऐसा रिलेशनशिप है जब आप दो चीज़ों को स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। सेम डायरेक्शन का मतलब ये है कि अगर दो चीज़ों को इंक्रीज़ किया जाए तो दोनों इंक्रीज़ करती जा रही हैं, अगर एक को डिक्रीज तो दूसरी भी साथ डिक्रीज़ करती आएगी। यानी उनकी जो मूवमेंट है वो एक ही तरफ है, या उनका जो ग्राफ बनता है वो एक ही तरफ का बनता है। अगर इंक्रीजिंग तो इंक्रीजिंग, अगर डिक्रीजिंग तो डिक्रीजिंग। सो ये है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप दो चीज़ों के दरमियान, जिसको अदर वर्ड्स में कहा गया कि व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीजेज the other quantity also increases and one quantity decreases the other also decreases। कि एक के इंक्रीज करने से दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हुई और एक के डिक्रीज से दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज हुई। अब जैसे अभी आपने पीछे एग्जांपल देखी थी, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर,
बहुत सी एग्जांपल्स हैं, आप अपने माइंड में कोई भी एग्जांपल ऐड कर सकते हैं। आप एक क्रिकेट मैच देखते हैं, उस क्रिकेट मैच में आप ये देखते हैं कि एक बैटर है, वो बैटिंग कर रहा है, बॉलर ने बॉल कराई। अगर वो बैटर एक नॉर्मल शॉट खेलता है जिसमें उसकी फोर्स कम है, तो क्या होगा, जो बॉल का डिस्टेंस है वो कम ट्रैवल होगा और आपके रन्स भी कम होंगे। सिमिलरली एक और बॉल है, एक और बैटर है, दूसरा डिफरेंट बैटर है, वो उसी बॉल को थोड़ा डिफरेंट तरीके से खेलता है, उसकी फोर्स ज़्यादा है, तो अब क्या होगा, बॉल का डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल होगा और वो बाउंड्री कवर कर जाएगी। सो क्या देखा हमने कि क्वांटिटीज़ कैसे एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं और कैसे डायरेक्ट रिलेशनशिप बनाती हैं, कि आपकी कम फोर्स ने क्या किया कि डिस्टेंस भी कम उसको ट्रैवल करवाया और ज़्यादा फोर्स ने ज़्यादा ट्रैवल करवाया। तो हमने हकीकत में भी यही देखा रियल वर्ल्ड के अंदर भी कि कैसे आपकी जो क्वांटिटीज़ हैं वो एक दूसरे के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप बनाती हैं और कैसे एक के इंक्रीज से दूसरी चीज़ इंक्रीज़ करती है और एक के डिक्रीज दूसरी चीज़ भी डिक्रीज़ कर जाती है। सो ये तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट है बेसिक, जो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि हम कैसे लिखते हैं। अब इसको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है इसकी, या प्रोपोर्शन का साइन क्या होता है, ये ज़रा हम देखते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन को जब मैथमेटिकली हम लिखेंगे तो उसे कैसे लिखा जाएगा। सो हम कंसिडर करते हैं कि देयर आर टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। अब वेरिएबल्स का वर्ड मैथ्स में हम इसलिए यूज़ है जब हम किसी चीज़ को लेट करना चाहें या हम कोई जनरली बात करना चाहें, स्पेसिफिक बात नहीं कर रहे। अब यहाँ दो वेरिएबल्स का मतलब वही है जो अभी हम कह रहे थे कि दो क्वांटिटीज़ जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। तो उसकी एग्जांपल के तौर पे हमने कहा कि कंसीडर टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, के दो कोई भी वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, लेट एक्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, कि x y के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या मतलब हुआ, अभी हमने एक्सप्लेन किया। इसका मतलब ये हुआ कि x और y दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, कि जैसे जैसे हम y को बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका x बढ़ेगा। अब यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है ये बात, इस बात को समझना कि अगर लिखा हो कि लेट x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, तो इसका मतलब क्या होगा, एंड लेट y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो इसका मतलब क्या होगा। क्या ये चेंज हो जाता है या क्या इनका मतलब सेम रहता है अगर हम इनकी जगह चेंज कर दें। जैसे अभी मैंने बैटर और फोर्स की बात की थी, तो अगर उसको इंटरचेंज करेंगे हम तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि मैथमेटिकली हम लिखते कैसे हैं इसको। तो कंसीडर टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, और हमने कह दिया कि ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, तो इनको लिखने का तरीका कुछ ऐसा होगा कि x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। ये जो मिड में मैंने साइन लिखा है, दिस साइन इज नाउन एज साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है जिसका आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी दो चीज़ों के रिलेशनशिप की बात की जाएगी, इस साइन की बात की जाएगी। ये साइन पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं अगेन कह रहा हूँ, एंड दिस साइन इज नाउन एज साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी का वर्ड बार बार मैं जो यूज़ कर रहा हूँ, इसको आप अपने माइंड में रिलेशनशिप के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं, कि जब भी दो चीज़ें आपस में रिलेशनशिप बनाएंगी, उस रिलेशनशिप को मैथमेटिकली आप ऐसे लिख सकते हो। ओके, बाकी अब जब इसको हम चेंज करते हैं, अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि तो रिलेशनशिप को तो समझ लिया आपने कि रिलेशनशिप कैसे एग्जिस्ट करता है। अब जब भी हम इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को इक्वालिटी के साइन में चेंज करेंगे तो हमेशा एक कांस्टेंट आएगा। वो कांस्टेंट कभी तो k की फॉर्म में होगा, जैसे यहाँ पे मैं k लिख रहा हूँ, कभी तो वो k की फॉर्म में होगा, कभी वो स्मॉल a हो सकता है। हर मैथमेटिशियन जब भी अपना कोई कॉन्सेप्ट देता है तो अपने फार्मूला में उसको वो डिफरेंट तरीके से यूज़ करता है। कूलम्स लॉ, आइंस्टाइन, न्यूटन, जितने भी आप देख लें, उनमें अपने अपने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आपके एग्जिस्ट करते हैं। सो अब जब भी आप इस प्रोपोर्शनैलिटी के कांस्टेंट को लेके आते हैं, ये जो k है ये क्या है, ये k आपका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। ये कांस्टेंट कैसे फाइंड किया जाता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कांस्टेंट फाइंड करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, आपको x और y की वैल्यू पता होना चाहिए। जैसे अभी आपको मैथ्स की बेसिक तो इस चीज़ का आइडिया है कि अगर आप इक्वालिटी में कोई चेंज लाना चाहें, जैसे आपने x की वैल्यू इज इक्वल टू के वाई आपने लिखा कि x और y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, मतलब ये था कि y की वैल्यू को इंक्रीज़ करने से x की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी। अभी हम चेक भी कर लेते हैं इसको। और सिमिलरली अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को चेंज करते हैं, x इज इक्वल टू के वाई में जाते हैं, जिधर k जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अब आपने अगर k की वैल्यू फाइंड करनी हो तो ये y यहाँ पे क्या हो रहा है, k के साथ मल्टीप्लाई, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू k। ये वो तरीका है जिससे आप कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हो। अब कांस्टेंट के पता होने के लिए आपको x और y का पता होना ज़रूरी है। अगर आपको k पता चल जाए तो आप बता सकते हो कि वो आपस में x और y कैसे रिलेट करते हैं। हम कुछ भी वैल्यू अपने माइंड में लेट कर लेते हैं कि लेट करते हैं x जो था वो 5 है और y जो है वो 2 है।
या x जो है वो 6 है और y जो है वो 3 है। अब कुछ भी वैल्यू अपने माइंड में लेट करें। अगर हम जो लेट किया है अभी इसको कि x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 3, हम इसको लेके चलते हैं अगर, तो जो आपने अभी फार्मूला लिखा कि 6/3 इज इक्वल टू k, और ये आपका 6/3 जब कटिंग होती है इसकी तो ये क्या आ जाएगा, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, k इज इक्वल टू 2। जब k इज इक्वल टू 2 आ गया तो अब जो आपने शुरू में इक्वेशन लिखी थी x इज इक्वल टू के वाई, जब इसमें आप पुट करते हो तो आपकी जो इक्वेशन बनती है वो बनती है x इज इक्वल टू 2y। ये जो आपने x की k की वैल्यू फाइंड करके ये जो रिलेशनशिप लिखा है इसे आप कह सकते हो x कनेक्टिंग विद y, यानी ये तरीका होगा कि x y के साथ कनेक्ट करेगा। अब जो आप y की वैल्यू चेंज करते जाओ, y इज इक्वल टू पहले 3 था, और जब उसकी जगह आप 3 पुट करोगे इस इक्वेशन में आके तो चेक करोगे कि x 6 बन जाता है। कैसे, 2 3 ज़ार 6 होता है। सो ये रिलेशनशिप है जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन बनाता है। इस तरह से आप मैथमेटिकली इसको लिखते हो कि रिलेशनशिप का सबसे पहले साइन क्या है, इसे हम कहते हैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी या साइन ऑफ रिलेशनशिप। ये जब भी आप दो चीज़ों के रिलेशनशिप की बात करोगे तो ये साइन लाजमी आएगा, और जब भी ये साइन आएगा इस साइन को हमेशा इक्वलिटी में चेंज भी किया जाएगा, और जब भी चेंज किया जाएगा तो साथ में एक कांस्टेंट आएगा। सो ये कुछ बातें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर मैंने आपसे एक बात की थी कि क्या होगा अगर मैंने लिखा हो लेट x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, या इसी को मैं चेंज कर दूं लेट y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो तब क्या होगा। तो देखें ज़रा कि अगर हम y को चेंज करते हैं तो किस तरह पूरे क्वेश्चन पर असर पड़ता है इसका। तो जस्ट अगर हम ये चेंज कर दें कि वेरिएबल्स वही हैं, कंसीडर 2 वेरिएबल्स x एंड y, बट अब हमने क्या किया कि लेट y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अब हमने y को पहले ले लिया, पहले y बाद में था, अब हमने कहा कि y जो है वो पहले है और x आपका बाद में है। तो इससे क्वेश्चन पर डिफरेंट मतलब असर क्या पड़ता है इससे, क्या दो क्वांटिटीज़ का रिलेशनशिप वैसा ही रहता है, क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले मैंने क्या लिखवाया था आपको कि जब x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के तो x पहले आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आएगा और फिर y। लेकिन अब जब y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो y का साइन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का साइन, और साथ में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब देखें दोबारा वही काम मैंने क्या बताया, ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, इसको हमेशा चेंज किया जाएगा y इज इक्वल टू के एक्स की फॉर्म में। k क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब जब k फाइंड करना हो तो x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x जब वहाँ जाता है तो x जाके y से डिवाइड हो जाएगा, तो y बाय एक्स इज इक्वल टू k आ जाएगा। कितना डिफरेंस आया कि वहाँ k की वैल्यू x बाय वाई थी, यहाँ k की वैल्यू y बाय एक्स है। पूरा क्वेश्चन ही इंटरचेंज कर गया। जब k की वैल्यू आप फाइंड करते हैं, लेट सपोज पिछले क्वेश्चन में 2 आई थी, हम उसी को लेके चलते हैं, तो अब जो आपका रिलेशनशिप इस क्वेश्चन का बनेगा तो आप उसे लिख सकते हो y इज इक्वल टू 2x। मतलब पूरा क्वेश्चन इस तरह से चेंज होता है कि अब y की वैल्यू टोटली डिपेंडेंट है x की वैल्यू पे, कि जैसे जैसे आप x को चेंज करोगे आपके y में चेंज आएगा। पहले क्या था, x की वैल्यू चेंज कर रही थी y के ऊपर, पूरी डिपेंडेंसी ही चेंज हो गई है जस्ट वेरिएबल के चेंज होने से। सो दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। जब भी आप अगले अपने क्वेश्चन सॉल्व करोगे एक्सरसाइज के, उसमें पहले ये पता होना चाहिए, हर क्वेश्चन में आपने एक चीज़ पे फोकस करना है कि आपको जो क्वेश्चन दिया गया है, चाहे वो वर्ड प्रॉब्लम है, चाहे वो सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया गया है, आपका प्राइम टारगेट ये होना चाहिए कि आप ये देखो कि उनमें उस क्वेश्चन में किन दो क्वांटिटीज़ की बात की जा रही है। क्योंकि हम पढ़ ही क्या रहे हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट रिलेशनशिप, तो किसके दरमियान होगा, दो क्वांटिटी के दरमियान। अब किसकी बात पहले की गई है और किसकी बात बाद में की गई है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन किस पर डिपेंडेंट है, एक्स वाई पे है या वाई एक्स पे है। या जिन दो चीज़ों की हम बात कर रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम में, चाहे वो रियल लाइफ का कोई कॉन्सेप्ट होगा, आगे हम देखेंगे क्वेश्चन आएंगे ऐसे हमारे, तो हमने देखना है कि कौन किस पर डिपेंडेंट है और फिर उस हिसाब से क्वेश्चन को चलाना है कि पहली चीज़ हमेशा पहले आती है, फिर साइन आता है, बिकॉज लिखा हुआ है y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो y पहले आया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आया और फिर x आया। तो अगर आप इसको चेंज कर देंगे, यानी आपने देखा ठीक है लिखा हुआ है लेट y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो आपने x पहले लिख दिया y बाद में, पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा कि आपने डिपेंडेंसी ही बदल दी। जैसे हम बात करते हैं, देखें कितना मेन कॉन्सेप्ट है कि इंसान को चलने के लिए ग्रेविटी या फ्रिक्शन की ज़रूरत है। अगर हम ये कह दें ग्रेविटी को ज़रूरत है इंसान के चलने की, कोई सेंस नहीं बनती इस बात की। या हम कहते हैं हमारे बात करने के लिए, बोलने के लिए या साउंड के ट्रैवल करने के लिए एयर की ज़रूरत पड़ती है, एयर एज अ मीडियम चाहिए। अगर हम ये कह दें एयर मीडियम को हमारी आवाज़ चाहिए, नहीं भाई, एयर तो वैसे भी एग्जिस्ट कर सकती है, उसके लिए हमारी आवाज़ का होना ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन हमारी आवाज़ के होने के लिए एयर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डिपेंडेंसी किसकी किस चीज़ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, यही असल में मेन कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा तो इतनी कोई खास बात नहीं है इस क्वेश्चन में। एक्सरसाइज आगे आएगी वो इसी तरह बिल्कुल सिंपल आपने सॉल्व करना है, इक्वेशन
इक्वेशन बनानी है, आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। क्वेश्चन समझना ये ज़रूरी होता है। जो गलती हो जाती है कि वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के या एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वाई के, तो यहाँ बस जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आगे हम देखते हैं इसको कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करना है। ये तो बात कर ली हमने कि वेरिएबल भी हो गए, इनको हमने रिलेट भी कर लिया। ये अपने माइंड में रखिएगा कि जो वाई की वैल्यू हमने अभी ली थी कि वाई हमारा 2 था और एक्स हमारा 6 था या वाई 3 था, तो के की वैल्यू हमने 2 निकाली है। इसी अगर हम इक्वेशन को यूज़ करें वाई इज इक्वल टू 2x जो भी हमने फाइंड की है, तो उसका ग्राफ क्या बनेगा ये ज़रा देखते हैं हम। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम ये देखेंगे कि कैसे y जो है वो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो x के, अभी जो पिछली एग्जांपल हमने की थी उसी को रिलेट करते मैंने बताया भी था कि हम उसी को लेके चलेंगे कि y इज इक्वल टू आपका 2x है। तो y इज इक्वल टू अगर 2x हो तो आपने ये देखना है कि अब जब उसकी लाइन बनेगी, जो ग्राफ बनेगा, मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपका ये ग्राफ है कि कैसे वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको ये बताती है कि आप इसको मतलब ग्राफ कैसे ड्रा होता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये समझना है। अच्छा, अब अगर हम ये करें कि इस ग्राफ को ड्रॉ करने की ट्राई करें, तो सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि उसका ग्राफ होगा कैसा। इफ़ y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x देन ग्राफ ऑफ y अगेंस्ट x। ये बात अगेन मैं बार बार कर रहा हूँ कि किसका ग्राफ किसके अगेंस्ट बनेगा ये पता होना या पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ग्राफ ऑफ y अगेंस्ट x इज़ अ स्ट्रेट लाइन दैट पासिस थ्रू दी ओरिजिन। अब ओरिजिन क्या होता है और कैसे वो पास करती है ये भी हम देखेंगे सारा। उससे पहले हम लिख लेते हैं दोबारा, अभी हमने क्या बात की थी कि y इज़ इक्वल टू 2x। अभी हमने ये इक्वेशन बनाई कि k की वैल्यू अगर हम 2 रखें, y इज इक्वल टू 2x, इस इक्वेशन को कहा जाता है कि ये y और x को आपस में कनेक्ट कर रहा है या ये y और x के दरमियान एक रिलेशनशिप है। जब k आता है ना तो k को हम रिलेशनशिप नहीं कह सकते, बिकॉज दो चीज़ों के दरमियान तीसरी चीज़ अननोन कैसे आ सकती है। तो जब भी आपसे एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछा जाए या कहीं भी आपको कहा जाए कि इन दो चीज़ों को रिलेट करें, तो पहले आपको उसमें से वो कॉन्स्टेंट फाइंड करना है किसी भी तरह से, वो आपको दिया जाएगा। ऑब्वियसली मैथमेटिक्स सबसे अच्छी चीज़ ही मैथ्स की ये है कि आपको इंफॉर्मेशन गिवन होती है, आपको उस गिवन इंफॉर्मेशन के साथ प्ले करते हुए बाकी सब कुछ करना होता है, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। सो इम्पॉर्टेंट यहाँ ये है कि आपको k की वैल्यू जब पता होगी और एक ऐसा रिलेशनशिप बना सकोगे तो इसे आप कहोगे y कनेक्टिंग विद x या रिलेशनशिप बिटवीन y एंड x की, बिकॉज इसमें आपको तीसरा अननोन नहीं है बल्कि सिंपल हमें x की वैल्यू चाहिए। अगर मुझे क्वेश्चन कोई देता है या आप ही मुझे कहते हैं कि सर लेट करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 5 फाइंड y, फाइंड करें कि y की वैल्यू क्या होगी, तो ठीक है हम फाइंड कर लेते हैं। और जब इसको फाइंड करने जाएंगे तो क्या होगा, सिंपल कि हमने x की जगह 5 की वैल्यू पुट करनी है। y इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट में हम x की जगह 5 लिख लेते हैं, तो y वुड बी इक्वल टू 10। तो आपके x की 5 होने की जो रिलेशनशिप का जो असर पड़ा y पे, ये क्या था कि y भी 10 हो गया। तो क्या किया आपने, देखा x इंक्रीज हुआ है, x की वैल्यू बढ़ी है तो क्या हुआ, y भी इंक्रीज किया। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डायरेक्ट रिलेशनशिप की कि एक की वैल्यू इंक्रीज करें दूसरी की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। अब जो असल में इसकी बात है कि इसका ग्राफ कैसे बनता है, तो ग्राफ के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ग्राफ कहते किसे। मैथमेटिक्स में ग्राफ पढ़ना क्यों ज़रूरी है और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें क्या कुछ बताती है किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में। तो सबसे पहले आप एक ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं और देखते हैं कि ग्राफ होता क्या है, उसको साथ एक्सप्लेन। ओके, तो ये आपको सामने ग्राफ नज़र आ रहा है। सबसे पहले आपको ग्राफ के बारे में ये पता होना चाहिए कि ग्राफ जो है वो बेसिकली उसमें एक्स एक्सिस होता है और उसमें वाई एक्सिस होता है। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये पहले समझना ज़रूरी है ग्राफ के बारे में। जिनको थोड़ा सा आइडिया नहीं है उन्हें मैं बता देता हूँ कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो ऐसी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस हैं जो दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेंगी उसे हम कहेंगे पॉइंट ऑफ ओरिजिन। जैसे अभी हमने पीछे एक बात पढ़ी थी, ये जो आपका ये जो पॉइंट है जिस पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, इसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़ीरो जिसे आप कहते हैं वो आपका पॉइंट है जिसमें आपकी दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। एक्स एक्सिस जो होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है। यहाँ पे अगर गौर करें आप तो ये लिखा भी हुआ है कि ये एक्स एक्सिस है आपका, और अगर आप इस पे ऊपर फोकस करें तो वर्टिकली जो लाइन डली हुई है उस पर लिखा हुआ है कि ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है। तो y और x एक्सिस को पहले पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक वर्टिकल लाइन होती है, इसको आपको देख के चलना है। अभी हमने जो इक्वेशन लिखी थी दैट इज़ y इज़ इक्वल टू 2x, हमने x और y की वैल्यूज़ को चेंज किया था और हमने देखा था कि उससे क्वेश्चन पे क्या डिफरेंस आता है। सो y इज़ इक्वल टू 2x हमारी वो कनेक्टिंग इक्वेशन थी जिसे हमने कनेक्ट किया, और फिर हमने जब x की वैल्यू को चेंज किया तो हमने देखा कि y हमारा 10 आया था जब हमने x को 5 रखा था, बिकॉज 2 इंटू एक्स की जगह अगर 5 रखा जाए तो वो 10 के इक्वल हो जाता है। सो 10 हमारे पास y की वैल्यू है
और x हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 5 है। अब जब इसका ग्राफ ड्रॉ करने जाते हैं हम तो वो बड़ा ज़रूरी है कि कैसे ड्रॉ करना है। अब पहले देखना है एक्स एक्सिस पे होता क्या है। एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव लाइंस भी होती हैं, एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। जीरो जो होता है आपका, जैसे आप ओरिजिन कहते हो, उससे राइट साइड पे जितने भी आपके नंबर्स हैं वो आपके सारे के सारे, जैसे ये राइट साइड है आपकी, तो इस राइट साइड पे आपके सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे, और जो आपकी लेफ्ट साइड है, ये जो नीचे की तरफ मैं इधर लिख रहा हूँ ताकि जो आपके आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि जो ओरिजिन से लेफ्ट साइड है वहाँ सारे आपके नेगेटिव नंबर्स हैं, -1, -2, -3। सिमिलरली वाई एक्सिस पे क्या होता है, वाई एक्सिस पे जो जीरो से ऊपर के नंबर हैं, यानी जो टॉप है वो आपकी सारी पॉजिटिव होती है, और जो बॉटम होती है वो सारी की सारी क्या होती है, नेगेटिव होती है। ये भी आप लिख लें कि वाई एक्सिस का जो टॉप होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। मैं इसको ऊपर से प्लस का साइन भी लगा देता हूँ ताकि आपको ये एक आइडिया रहे कि ओरिजिन के राइट और लेफ्ट पे क्या रहेगा और आप इसको कैसे लेके चलेंगे। और बॉटम पे जितने भी आपके नंबर्स होते हैं इसके, वो आपके नेगेटिव नंबर्स होते हैं। वाई एक्सिस की बात हो रही है जो कि वर्टिकल लाइन है, बॉटम वाई जो है वो माइनस होती है। अब इसको प्लॉट कैसे किया जाता है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप इसको प्लॉटिंग करते हुए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप देखें कि आपके पास x की वैल्यू क्या है। जो आपके पास होता है ना इंडिपेंडेंट, जो डिपेंड नहीं कर रहा होता, यानी जिसकी वैल्यू चेंज करते जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। डिपेंडेंट कौन है, जो कि पूरे का पूरा जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है चेंज करने से। तो सबसे पहले आप देखो x क्या है। ये तो आपके अपने ऊपर भी है कि आप पहले x देखते हैं या y देखते हैं, लेकिन अगर आप x जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है क्वेश्चन के अंदर, उसको अगर आप देखेंगे कि आपकी, जैसे आप हर क्वेश्चन में वेरिएबल चेंज होगा, वैल्यू चेंज होगी, तो जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है अब उसे पहले माइंड में रखेंगे। x की वैल्यू चेंज की मैं आपको दो क्वेश्चन करवा दूंगा कि एक में आप x की वैल्यू को 5 लेके चलेंगे, जैसे x की वैल्यू 5 है तो पहले चेक करें 5 कहाँ है यहाँ पे। तो पहले आपने 5 को देख लिया, अब 5 जहाँ पे है उसको पहले आप प्लॉट कर लेते हैं। पहले इसको ज़रा मैं रेस करूँ ताकि ये क्लियर हो जाए सारा। x की वैल्यू 5 किधर है, ये रही x की वैल्यू 5। यहाँ से आप एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, ऊपर तक ले जाएं और इसको यहाँ जाके आप छोड़ दें। अब देखें कि y की वैल्यू क्या थी, तो y की वैल्यू क्या थी 10। अब y की वैल्यू 10 कहाँ है, इसको ज़रा ग्राफ को इंक्रीज़ करना पड़ेगा हमें। जब हम ग्राफ को इंक्रीज़ करते हैं तो 6 के आगे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो किसकी आ जाएगी, 10 की। तो जब 10 की वैल्यू हमारे पास आ जाती है तो जस्ट आपने क्या किया कि आपने y की वैल्यू को 10 कर दिया, या आप कर सकते हैं सिमिलरली। आप सिंपली आप क्या करें कि यहाँ से अगर आप इसको कम करना चाहें तो आपके ये 1 2 3 ये आपकी जो स्केलिंग है ये 1 सेंटीमीटर आप लेट सपोज कर सकते हैं। अगर आप ग्राफ पेपर देखा हो आपने तो उसमें जो बॉक्सेस होते हैं वो 1 सेंटीमीटर अपार्ट होते हैं। तो आपका कुछ जो बड़े ग्राफ पेपर होते हैं उसमें आपका डिस्टेंस ज़्यादा भी होता है, लेकिन ये डिस्टेंस इक्वल होता है। ज़रा आप गौर करें अगर आप इस पर, तो आप चेक करेंगे कि आपका जो 1 से लेके 2 तक का डिस्टेंस है ये, और जो 1 से लेके इस 1 तक का डिस्टेंस है, -1 तक का है या इधर -1 तक का, ये सारी स्केलिंग इक्वल है। तो इस स्केलिंग को आप चेंज कर सकते हैं अपने ग्राफ पेपर को देखते हुए। ऑब्वियसली हमारे पास स्क्रीन ऐसी है कि हम इसको इंक्रीज़ करने के बजाय हमारे लिए बेहतर है कि हम क्यों ना अपना जो स्केलिंग है इसको चेंज कर दें। तो यहाँ से जस्ट आप स्केलिंग को इंक्रीज़ करते जाएंगे तो वो इंक्रीज़ कर देगा। ये 2 4 6 8 10 12, या इससे आगे आप देखेंगे तो 4 8 12 16 20 24 आगे हमारे जितने भी क्वेश्चन आएंगे, ये अभी इसलिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ सारा क्योंकि आगे आपके पास क्वेश्चन में वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे थे, तो आपको पता हो कि मैं कौन सा ग्राफ यूज़ कर रहा हूँ और कब मैं स्केलिंग को इंक्रीज़ करूँ। उसके पीछे रीज़न क्या है, रीज़न कुछ भी नहीं है। अगर आप इस स्केलिंग को कम करना चाहें तो अपने ऑन पे कम कर सकते हैं, अगर इंक्रीज़ कर जितना मर्जी इंक्रीज़ कर लें। अगर वैल्यूज़ बड़ी आ रही हैं तो आप एक्स को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं और वाई को भी। देखिए ज़रा एक्स को मैंने 5 रखा हुआ था, मैं इंक्रीज़ करता हूँ तो ये एक्स 5 कहाँ चला गया, अब 2 का वो डिफरेंस आ गया, अब ये 4 का डिफरेंस आ गया। तो ये डिफरेंस आपके अपने ऊपर एग्जिस्ट करता है कि आप इसे कैसे चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। अब हमें यहाँ पे इतना स्केलिंग नहीं चाहिए, हमें खाली 10 तक चाहिए, तो हम इसमें 2 की स्केलिंग भी रखें तो हमारे लिए वो काफ़ी है। अब ये 2 की स्केलिंग है। अब यहाँ पे हम ये करते हैं कि अब हमने 5 की जो लाइन ड्रॉ की, जैसे उसको और इंक्रीज़ कर लेते हैं कि हम 5 की लाइन को अगर लेके चलें तो हमारी 5 की लाइन कहाँ तक जाएगी। इसको ड्रॉ करते जाएँ, आप ऊपर एंड तक ले जाएँ और यहाँ जाके आप इसको दोबारा छोड़ दें। अब आपने देखना ये है कि आपकी ये लाइन जो है ये y के साथ कहाँ इंटरसेक्ट करेगी। y की लाइन कहाँ है, y की पहले देख लें, y एक्सिस होती है और y की वैल्यू क्या है 10 जो कि पॉजिटिव है। तो आपने क्या करना है 10 से एक लाइन ड्रॉ करना शुरू करनी है जो कि कहाँ जाके उसे कट करेगी, x एक्सिस पे। तो जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्शन होगी, जिस पॉइंट पे ये आपस में जाके इंटरसेक्ट करेंगे, इस पॉइंट को आप कहेंगे कि ये आपका वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसकी आप बात कर रहे थे। क्या होगा अगर हम इस क्वेश्चन को चेंज करें, क्या होता है अगर हम वैल्यू चेंज करें क्वेश्चन की, तो फिर क्या होगा। तो इंपॉर्टेंट है अगर हम x की वैल्यू चेंज करते हैं, लेट x इज इक्वल टू, हम नेगेटिव वैल्यू रख लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू -3। नाउ व्हाट विल y, तो y इज इक्वल टू
इक्वेशन का क्या था 2x की जगह -3 आया, y इज इक्वल टू -6। तो अब आपने करना क्या है, जब आप प्लॉटिंग करने जाएंगे तो आपने x की वैल्यू क्या लेनी है -3 और y की वैल्यू क्या लेनी है -6। अब आप देखें कि इसका प्लॉट क्या बनता है। तो अगेन ज़रा अपने ग्राफ पे आते हैं, ग्राफ पे आके पहले लाइन बनाते हैं कि आपकी लाइन एग्जिस्ट कहाँ पे करती है। सबसे पहले आप देखें x की वैल्यू -3, x एक्सिस किधर होता है आपका, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को आप कहते हैं x एक्सिस। यहाँ पे माइनस कहाँ है, तो नेगेटिव नंबर्स कहाँ होते हैं, मैंने बताया आपको लेफ्ट साइड पे। सो ये आपका माइनस का है -3। अब -3 से आप एक लाइन ड्रॉ करें जो कि आपकी नीचे वर्टिकली आप सीधी उसको ले आए। अब आप जब इसको ड्रॉ कर लेंगे, अब आपकी नेक्स्ट जो लाइन है वो किसकी है, y, और y की वैल्यू क्या है -6, और y माइनस के नंबर कहाँ होते हैं, बॉटम पे। तो y की वैल्यू -6 आपने देखी और यहाँ से आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की और इसको भी आप आगे लेके जाते हैं ताकि ये आपको इंटरसेक्ट करते हुए नज़र आ जाए। अब जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं वहाँ पे आपने क्या करना है कि वहाँ आप एक ऐसा पॉइंट लगा दें जो आपको बताए कि ये आपका वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट था या ये वो आपका प्लॉट है जहाँ पे आपने इसको प्लॉट किया। अब अगर आप गौर से देखें ये रिलेशनशिप क्या था y इज इक्वल टू 2x का, ये रिलेशनशिप बेसिकली आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप था। तो y इज इक्वल टू 2x डायरेक्ट रिलेशनशिप के बारे में अभी हम पीछे क्या पढ़ के आए हैं कि वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जब उसको आप प्लॉट करोगे। अब देखो x की वैल्यू आप चेंज करते जाएं, जितनी आप चेंज कर सकते हैं, आप इसकी 5 वैल्यूज चेंज करें, 10 वैल्यूज चेंज करें, जितनी वैल्यू चेंज करेंगे उसके अकॉर्डिंगली y की वैल्यू भी आती जाएगी। और जब y की वैल्यू आएगी तो आप उसे प्लॉट कर सकते हो। अब प्लॉट करने के बाद इंपॉर्टेंट है कि आप इन्हें आपस में मीट करवाएं। यहाँ से आपकी लाइन स्टार्ट होती है और ये आपकी लाइन ग्राफ से गुजर गई है। अब देखा क्या आपने इस पे बड़े फोकस के साथ कि आपकी जो लाइन है वो कहाँ से गुजर रही है, ओरिजिन से। ओरिजिन किसको कहा गया था कि वो आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट जहाँ पे x और y एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, ये बिल्कुल वहाँ से गुजर रही है। तो दैट मीन्स कि आपका जो ये रिलेशनशिप है y इज इक्वल टू 2x का, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है और आप इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होती है, जैसे आगे आप पढ़ेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन की क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होती है, तो वो हम रियल लाइफ पे फिर इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे उसने वो वर्ड लिखा था दे चेंज इन द सेम डायरेक्शन, ये बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने के बाद ही हम लिख सकते हैं। जब तक हम ग्राफ ना ड्रॉ करें मैथमेटिक्स में, जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ड्रॉ करते हो तो वो आपका बनता है पैराबोला। अब पैराबोला की शेप कैसी होती है, वो रियल वर्ल्ड में कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कितनी इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर में वो पैराबोला का वर्ड आप यूज़ करते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज़ करते हो। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो आपको पता होना चाहिए। सो अभी तक आपने क्या पढ़ा वो ज़रा रिवाइज कर लेते हैं और साथ ही फिर हम मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, रिलेशनशिप किसे कहते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज करने से दूसरे वेरिएबल में क्या डिफरेंस आता है और किसकी बात पहले हो रही है और किसकी बात बाद में, यानी कौन किस पर डिपेंडेंट है, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमने देख लिया। उसके बाद हमने देखा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है। कुछ वैल्यूज़ हमने x की खुद से लेट की और खुद से हम लेट कर सकते हैं। x और y वेरिएबल्स हैं, इन्हें हम अपने ओन पे जैसे भी हम चाहें उनकी वैल्यूज़ ले सकते हैं, क्योंकि हमको स्पेसिफिक मतलब बात नहीं कर रहे जिसमें हमें कोई चीज़ स्पेसिफिक लेके चलनी हो। और जब क्वेश्चंस आएंगे आगे हमारे पास, उन्हें हम स्पेसिफिकली लेके चलेंगे और उनको वैसे ही हम सॉल्व करेंगे। सो अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। तो अब हम मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, दैट इज़ एक्सरसाइज 1A। सो एक्सरसाइज 1A जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम क्वेश्चंस हैं, अब आप कॉन्सेप्ट पूरे का पूरा देख चुके हैं, तो जस्ट हमने क्वेश्चंस को रीड करना है और उन्हें सॉल्व करना है। देखें, इफ़ x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, अब क्वेश्चन में ज़रा फोकस रखना है आपने कि x को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहा गया है y के, तो कौन पहले आएगा, x पहले आएगा और y बाद में आएगा। एंड x इज इक्वल टू 4.5 व्हेन y इज इक्वल टू 3, फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y। अब भी मैंने आपको ऊपर कॉन्सेप्ट में ये बात बताई कि इक्वेशन कनेक्ट कब होती है, जब आप x और y को एक तो अपने उस फॉर्म में लिख के k की वैल्यू फाइंड कर। सबसे पहले हम सोल्यूशन में आते हैं, हम लिखना स्टार्ट करते हैं। हमारा सोल्यूशन है कि x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको कि x जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आएगा, इसे हम कहते हैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। जो ही वो हटता है एक कांस्टेंट आ जाता है, x इज इक्वल टू के वाई, इस फॉर्म में आता है, k की बात की थी हमने। अब जो आपको ये वैल्यूज़ दी हुई हैं x इज इक्वल टू 4.5 एंड y इज इक्वल टू 3, ये इसलिए दी जाती हैं आपको कि आप k की वैल्यू फाइंड कर सकें। दोनों वैल्यूज इसीलिए दी हुई हैं, नहीं तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे ना वो कि आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपको एक ही साथ दोनों वैल्यूज़ दे दी जाएँ, दैट मीन्स कि वो आपसे चाहता है कि आप k की वैल्यू फाइंड करें। बड़ी ट्रिक भी है कि आप x और y की एक साथ वैल्यू देखें तो आपके माइंड में पहला कॉन्सेप्ट ये है कि आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड होगी, बड़ा सिंपल है कि x की जगह आप लिख लें 4.5,
जो कि उसकी वैल्यू गिवन है इज़ इक्वल टू के एज इट इज़, और y की वैल्यू क्या आपको दी हुई है 3, उसे आप ब्रैकेट में लिख लें। अब y की वैल्यू यहाँ के से क्या हो रही थी, मल्टीप्लाई। तो इक्वेशन का रूल है कि जब भी कोई चीज़ इक्वेशन के राइट से लेफ्ट पे या लेफ्ट से राइट पे जाती है तो वो जो हो रही होती है उसके ऑपोजिट हो जाता है, यानी कि अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो वहाँ जाके डिवाइड, और डिवाइड हो रही हो तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई। तो सिमिलरली 4.5 डिवाइड बाय 3 आप के की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए जब इसको आप डिवाइड करते हो रोटर से डिवाइड करें, अगर आपको अलाउड है आपके स्कूल्स में और ऐसे आपको अलाउ किया जाता है तो आप डिवाइड करके देख सकते हैं। अदरवाइज आप सिंपली इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1.5 आंसर आता है, बिकॉज 3 1s are। आप इसको साइड पे डिवीजन की फॉर्म में भी देख सकते हैं। अगर कोई ऐसा है जिसको कोई कॉन्सेप्चुअल इशू है तो 3 1s are 3, आपका जब इससे माइनस करते हैं तो 1 आता है। ये पॉइंट हमेशा ऊपर ट्रैवल कर जाता है, ये 5 नीचे, एंड 3 5s are 15, सो 1.5 वुड बी योर आंसर। ये आपको पता होना चाहिए कि कंप्लीट आता कैसे है। सो 1.5 इज इक्वल टू के, ये वो के की वैल्यू है जिसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। हमने जब k की वैल्यू फाइंड कर ली, अब हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आता है एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y। मैंने क्या बताया था, जब k की वैल्यू पता होगी, अब जो आप लिखेंगे वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो एन इक्वेशन x इज इक्वल टू के वाई था, इसी के सामने आप लिख दें बेशक कि x इज इक्वल टू के की जगह आपका आ गया 1.5 इंटू वाई। तो दैट इज़ योर आंसर, कि ये आपने फाइंड करना था बेसिकली कि x इज इक्वल टू 1.55 वो इक्वेशन है जिसको आप आगे लेके चलोगे बाकी पार्ट्स में और आपके क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे, बिकॉज आपने एक कनेक्शन बना दिया है x और y के दरमियान। अब आपको सिर्फ y की वैल्यू को चेंज करना है और x साथ साथ चेंज होता जाएगा। तो ये वही क्वेश्चन चल रहा है जिसको अभी आपने फाइंड किया पार्ट 1 में कि x इज इक्वल टू 1.5 वाई। जब इसको आप चेंज करने जाते हैं तो आप दोबारा पहले वही लिख लें, एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y, जो अभी आपने लिखी थी कि पार्ट 1 में हमने फाइंड किया x इज इक्वल टू 1.5 वाई। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 6। अब आपसे वो चाहता है कि आप x की वैल्यू उसको फाइंड करके दें जब y की वैल्यू क्या दी जाए, y इज इक्वल टू 6 दिया जाए। तो सिंपल है, x को आप वैल्यू फाइंड करें, x इज इक्वल टू 1.5 इंटू वाई की जगह क्या आ जाएगा 6, मल्टीप्लाई करेंगे x इज इक्वल टू 6 इंटू 1.5, कैलकुलेटर भी कर सकते हैं आप, सिंपल मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। 6 1s are 6 और हाफ को करेंगे 6 टाइम तो 9 आता है, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि वैल्यू i कैसे है, 1.56 से मल्टीप्लाई कैसे होता है। सो दैट x इज इक्वल टू 9 इज ओवर आंसर। यही हमें चाहिए था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 6। बहुत सिंपल हो गया, बिकॉज कॉन्सेप्ट आपका जब क्लियर है कि कैसे वो कनेक्ट हो रही है, कैसे आपने k की वैल्यू निकाली, अगले पार्ट्स बहुत ज़्यादा आपके लिए ईजी हो जाते हैं। सो मूव करते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। आप अपने देखें आप थर्ड पार्ट में अगेन आपके पास वही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 12। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगेन आपको वही करना है कि आपको पहले वो इक्वेशन लिखनी है सोल्यूशन में जाके, x इज इक्वल टू 1.5 वाई, वो आपके माइंड में रहनी चाहिए जो आपने अपनी कनेक्टिंग इक्वेशन बनाई थी। x इज इक्वल टू 1.5 वाई। अब आपको उसने चेंज कर दी, अब आपको उसने y की वैल्यू पूछी है, यानी आपसे उसने कहा है y इज क्वेश्चन मार्क, यानी आपके लिए ये आपके लिए फाइंड करने की चीज़ है, जबकि x आपको वो कह रहा है कि मैं बता देता हूँ वो 12 है। कोई परेशानी की बात नहीं है, हमें इक्वेशन के रूल्स पता हैं कि कैसे क्या होता है। x की जगह आप 12 पुट कर लें जो कि उसकी वैल्यू है, 1.5 अपनी जगह है जिसको आपने k की वैल्यू फाइंड किया था, और y आपके लिए अननोन है उसको भी कर रहने दें। अब 1.5 y से यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अभी इक्वेशन का रूल बताया कि ये 1.5 जब वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा 12 डिवाइड बाय 1.5। जब 1.5 से कटिंग होती है इसकी तो y की वैल्यू आ जाएगी। अब 12 डिवाइड बाय 1.5 आप कैलकुलेटर के थ्रू भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं, और जो आप डिवाइड करने के बाद अगर आप कहते हैं तो मैं डिवाइड करके दिखा देता हूँ, लेकिन बहुत सिंपल चीज़ है ये कि आप मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट है कि 1.5 जब 12 से डिवाइड होगा तो आपका y का आंसर क्या आएगा। सो क्या हुआ कि y की वैल्यू आपकी आ गई 8। अब जब y की वैल्यू 8 आपकी आती है तो आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे एंड होता है कि y इज इक्वल टू 8। 3 क्वेश्चंस किए आपने, इस क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट्स थे। सबसे पहले आपको कहा गया कनेक्टिंग x एंड y, यानी ऐसी इक्वेशन बनाएं जिसमें आपका x और y कनेक्ट करें, वो आपने बना दिया। x k की वैल्यू फाइंड की, x इज इक्वल टू 1.5 वाई। फिर आपने सेकंड पार्ट किया जिसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया था, और थर्ड में जिसमें आपको y का। अब देखें इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, कभी अगर आपका लेफ्ट साइड पे आपका वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करनी हो तब भी एक ही बात है। अगर वेरिएबल आपका राइट साइड पे आ जाए, इक्वेशन का कॉन्सेप्ट वही रहता है कि आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं x और y, या 2 क्वांटिटीज़ हैं, उनमें से एक अननोन होगी एक नाउन होगी, और k तो आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके थे।
तो बेसिक वही कॉन्सेप्ट चला। आप देखें अगर जो ऊपर हम बात करके आए थे कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट चलते हुए हमने क्वेश्चन 1 के 3 पार्ट्स के जो अभी हमें बहुत ईजी लग रहे हैं क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुका है। सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। देखिए क्या हुआ यहाँ पे उसने वेरिएबल को चेंज कर दिया। यहाँ भी दो ही चीज़ें हैं कि इफ़ Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P एंड Q इज इक्वल टू 28 व्हेन P इज इक्वल टू 4, एक्सप्रेस Q इन टर्म्स ऑफ P। सारी बातें हम पहले कॉन्सेप्ट में कर चुके हैं कि जब भी ऐसे होगा तो वो क्या कहेगा, एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y, एन इक्वेशन कनेक्टिंग q एंड p, एक्सप्रेस q इन टर्म्स ऑफ p, यानी आप कुछ ऐसा रिलेशनशिप बना के दिखाएं हमें। बेसिकली वो हमसे ये चाहता है। तो अगेन वही जैसे हम पहले क्वेश्चन करते आए हम वही लिख लेते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपना। कौन किसके रिलेशनशिप में है, q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है p के, तो q जो होगा उसका रिलेशनशिप बनेगा p के साथ। जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है, इक्वलिटी का साइन आता है, तो साथ में कांस्टेंट आता है के। अब जब मैंने अभी आपको बताया कि जब दो वैल्यूज़ एक साथ दी जाएं आपको दोनों वेरिएबल को, तो इसका मतलब क्या है कि आप चाहते हैं वो के की वैल्यू फाइंड करें आप। तो q की जगह आप क्या पुट कर लेंगे, 28 जो कि उसकी वैल्यू है इज इक्वल टू के एज इट इज़। p की वैल्यू क्या है 4, उसे आप ब्रैकेट में रख लें। इक्वेशन का रूल है जो चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है वहाँ जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो 28 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू के। अब आप 4 की कटिंग करें, डिवीजन करें, जैसे भी आपको जो चीज़ इजी लगती है। 4 1 ज़ार 4, 4 7 ज़ार 28। सो के की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 7 इज इक्वल टू के, या के इज इक्वल टू 7, जैसे मर्जी लिखा हो। बहुत से बच्चों को ये कन्फ्यूजन भी होती है कि सर जो अननाउन है उसको हम राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे, तो इसमें कोई ऐसा डिफरेंस नहीं होता। चाहे आपका अननाउन लेफ्ट साइड पे लिखा हो या राइट साइड पे लिखा हो, वैल्यू ही रहती है और क्वेश्चन को उसी पैटर्न में आप चला सकते हैं, कोई इसमें ऐसे इशू की बात नहीं है। अब आपने उसने क्या कहा था आपको कि एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y, एक ऐसा इक्वेशन बनाएं, या उसने लिखा एक्सप्रेस q इन टर्म्स ऑफ p, कि आप उन्हें एक दूसरे के साथ रिलेट करें। तो हमने शुरू में क्वेश्चन क्या लिखा था, q इज इक्वल टू के पी। तो हमारा आंसर आएगा वो भी यही आएगा, q इज इक्वल टू के की वैल्यू आपने फाइंड कर ली 7 और साथ में आपका आ गया p, तो दैट q इज इक्वल टू 7p इज़ योर आंसर। और यही वो आपको एक्सप्रेशन बनाने के लिए कहा गया था कि जिसमें q जो है वो इन टर्म्स ऑफ p लिखा हुआ है। बस सिंपल सा क्वेश्चन है कि जिसमें आपने k की वैल्यू फाइंड की, पुट किया, आपके पास q इक्वल टू 7p आ गया। अब ये q इक्वल टू 7p आपने याद रखना है, ये जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं आपके उनमें ये यूज़ होगा। ओके, तो सेकंड पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ q व्हेन p इज इक्वल टू 4। अगेन वही बात कि एक चीज़ अननोन है एक चीज़ नाउन है, तो बड़ा ईजी है आपके लिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसकी वो कनेक्टिंग इक्वेशन लगाएंगे, q इज इक्वल टू 7p। तो q इज इक्वल टू 7p अभी आपने पिछले पार्ट में फाइंड किया था। q आपको अननोन है, यानी q आपके लिए क्वेश्चन मार्क है। जब p की वैल्यू क्या है 4 है, तो p की वैल्यू 4 का मतलब क्या है कि आप q को फाइंड करते हुए 7 इंटू p की जगह 4 पुट कर दें। 7 4 ज़ार 28, तो q वुड बी इक्वल टू 28, दैट वुड बी योर आंसर। तो q की वैल्यू 28 आ गई जो कि आपका आंसर था और यही आपको फाइंड करना था। तो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पता होना ज़रूरी है, कौन किसके साथ रिलेशनशिप में है, कौन पहले आएगा कौन बाद में। उसके बाद तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना, के की वैल्यू फाइंड करना और वैल्यूज़ पुट करना बहुत ज़्यादा ईजी है। अगेन चलते हैं कुछ अपने पार्ट 3 की तरफ। ओके, सो इन अवर थर्ड पार्ट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ p व्हेन q इज 42। एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 1 का रेप्लिकेट है कि अब आपको वो p की वैल्यू करने के लिए फाइंड करा है जब q आपके लिए 42 है। सो हमारे लिए कॉन्सेप्ट वही चल रहा है कि सबसे पहले आप सोल्यूशन में आए, आपने जो कनेक्टिंग इक्वेशन बनाई थी वो लिख लें, q इज इक्वल टू 7p। और अब आपके लिए p अननोन है यानी p क्वेश्चन मार्क है, एंड q इज इक्वल टू 42 जो जिसकी वैल्यू आपको गिवन है। तो जो इक्वेशन है उसमें q की जगह 42 लिखें, इज इक्वल टू 7 जो k की वैल्यू थी और p एज इट इज़। अब p आपका अननोन है और 7p से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ ज़रा एक ये कॉन्सेप्ट अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करता है कि ये 7 और p आपस में मल्टीप्लाई कैसे हो रहे हैं। तो याद रखें, जब भी कोई नंबर लिखा हो और साथ में वेरिएबल हो, लिखा हुआ है 2 + x, यहाँ मतलब क्या है, ये प्लस लगाने का मतलब ये हुआ सॉरी 2 + x का मतलब ये हुआ कि आपका जो प्लस है ये 2 और x को आपस में ऐड करवा रहा है। तो जब भी दो नंबर्स के दरमियान कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा होता है तो वो लिखा जाता है 2 डिवाइड बाय x, उसको बाय की फॉर्म में लिखें कुछ भी। लेकिन अगर कोई नंबर और कोई वेरिएबल एक साथ लिख दिए जाएं, 2x लिखा हो, 3p लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, जब नंबर और वेरिएबल एक साथ लिखे हों तो ये बेसिक है और ये जनरल है और ये पता होना चाहिए कि इनके दरमियान में जब कोई साइन ना हो तो दैट मीन्स ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3p से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 7p से मल्टीप्लाई हो रहा है। कभी हम मल्टीप्लिकेशन को लिखते ही
नहीं है, कभी हम उसको डॉट से लिखते हैं, कभी हम उसको मल्टीप्लाई से लिखते हैं। सो दीज आर ऑल काइंड ऑफ थिंग्स जो आपको पता होनी चाहिए कि आपने इसे कैसे करना है। अच्छा, इसको भी हम रेस कर लेते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है जो हमने बात की है अभी। अच्छा, आप क्या बात कर रहे थे कि 4 इज इक्वल टू 7, Q इज इक्वल टू 7P आपका रिलेशनशिप था कनेक्टिंग इक्वेशन का, आप उसको लेके चले और फिर आपने साथ ही मूव किया कि आपका 42 इज इक्वल टू 7P Q की वैल्यू थी, आपने अपने P फाइंड करना है। तो 7 और P आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, या 7 माना कि क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो 42 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू P। जब कटिंग करते हैं आप इसकी, 7 1 जार 7, 7 6 जार 42, सो P की वैल्यू क्या आ जाती है आपकी 6, और यही आपका आंसर भी है जिसको फाइंड करने के लिए आपको कहा गया था। सो कैसे चीज़ें आपस में रिलेट करती हैं, और जब आपको कॉन्सेप्चुअली वो चीज़ क्लियर हो जाए कि कैसे एक को पहले लिखना है दूसरे को बाद में लिखना है, या डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस क्या है, तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाते हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, इफ z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड z इज इक्वल टू 12 व्हेन x इज इक्वल टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन z इज इक्वल टू 18। अब इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, अगेन वही बात जो मैं बार बार कर रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखना है कि कौन किसके साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, किसकी वैल्यू पहले है और किसकी वैल्यू बाद में है। सोल्यूशन में आए सबसे पहले, इफ़ z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो पहले कौन आएगा, z, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आएगा, और फिर कौन आएगा, x। जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है, इक्वलिटी का साइन आता है, तो क्या आता है, कांस्टेंट, जिसे हम k कहते हैं। और जब भी आपको दो वेरिएबल्स की वैल्यू एक साथ दे दी जाए, दैट मीन उसका हिंट क्या है कि आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो z की वैल्यू क्या गिवन है आपको, 12 इज इक्वल टू k, x की वैल्यू क्या गिवन है, 3, जिसको आप ब्रैकेट में लिख लें। अभी मैंने बताया कि नंबर और वेरिएबल जब साथ लिखे हों, दैट मीन्स वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब 3k से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब इक्वेशन के उस जगह तो क्या हो जाएगा जाके डिवाइड, तो 12 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू k। अब जब कटिंग करते हैं आप इसकी, 3 1 जार 3, 3 4 जार 12, तो k की वैल्यू क्या आ जाती है आपके पास 4। तो आपकी जो इक्वेशन बनती है वो बन जाएगी z इज इक्वल टू, जो k x बनाया था आपने, जब उस इक्वेशन को आपने चेक किया तो वो इक्वेशन आपकी बन गई, दिस इम्प्लाइज z इज इक्वल टू 4x। ये वो कनेक्टिंग इक्वेशन है जिसका मैं पूछा नहीं गया, लेकिन हर दफ़ा में बनानी पड़ती है, बिकॉज जब तक दो वेरिएबल्स के दरमियान, दो क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप या कनेक्शन ना बने, आप क्वेश्चन को नहीं फाइंड कर सकते। अब आगे है फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन z इज इक्वल टू 18। कितना इजी हो गया क्वेश्चन कि अब आपको x फाइंड करना है जब z की वैल्यू आपको गिवन है, z इज इक्वल टू 18। तो z की वैल्यू 18 है, डायरेक्टली आपने पुट करनी है, कोई इसमें ऐसी डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं है। आप इक्वेशन अभी आपने लिखी है, z इज इक्वल टू 4x, z की जगह आप 18 लिख लें, और इज़ इक्वल टू 4x की जगह आप x को फाइंड करना चाहते हैं तो x को अननोन छोड़ दें। तो 18 इज़ इक्वल टू 4 इंटू एक्स एज इट इज़। दोबारा वही बात कि वेरिएबल और नंबर आपस में क्या हो रहे होते हैं, मल्टीप्लाई। ये वहाँ से 4 जाके डिवाइड हो जाएगा। सो 18 बाय 4 इज़ इक्वल टू x। अब आप कटिंग करना चाहें या डायरेक्ट करना चाहें, पहले तो आप कटिंग भी कर सकते हैं 2 से, 2 2 जार 4, 2 9 जार 18, वो वाली कटिंग कर लें आप, ताकि आपके पास क्वेश्चन मज़ीद सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए। 9/2, अब 9/2 किसके इक्वल होता है, 4.5। आपको कैलकुलेटर भी यूज़ करना आना चाहिए साथ साथ। आई ट्राई के कैलकुलेटर में मैं आपको साथ साथ यूज़ करवा दूं, ताकि आपके वो कॉन्सेप्ट भी साथ आ जाएं कि आपने डिवीजन कैसे करनी है, स्क्वायर रूट के कॉन्सेप्ट जितने भी हैं। अभी तो खैर बहुत सिंपल चीज़ें हैं, इसलिए मैं उसका यूज़ नहीं कर रहा। x इज़ इक्वल टू 9/2 विच इम्प्लाइज x इज़ इक्वल टू, कटिंग करके 4.5 आता है। बड़ा सिंपल है कि 2 4s और 1 कैरी आता है, तो x इज़ इक्वल टू 4.5। तो ये हमारा वो कंप्लीट क्वेश्चन है जिसको हमें फाइंड करने के लिए कहा गया था। शुरू कहाँ से हुई थी बात कि अगर z x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो और z की वैल्यू 12 हो और x की वैल्यू 3 हो तो आप कैसे चलेंगे, और फिर अगर x की वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए कहा जाए और z की वैल्यू दे दी जाए तो कैसे आपने उसको सॉल्व करना है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में इफ़ b इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, जस्ट वेरिएबल्स की चेंजिंग है और कुछ भी नहीं, कि इफ़ b इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a एंड b इज़ इक्वल टू 3 व्हेन a इज़ इक्वल टू 18। तो क्या हो रहा है इसमें, सबसे पहले हम वही अपने सोल्यूशन पे आते हैं। तो सोल्यूशन क्या है हमारा कि किन दो वेरिएबल्स की बात हो रही है, b इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। सो कैपिटल B इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल A। प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब भी हटता है, इक्वलिटी आती है, तो साथ में एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को हमने k कहा हुआ है। ओके, अब मैंने आपको बताया कि जब भी आपको दो वैल्यूज़ दी जाएं, दैट मीन्स वो चाहता है कि आप k की वैल्यू फाइंड करें। तो b आपका 3 है, इज़ इक्वल टू k एज इट इज़। a की वैल्यू आपकी 18 है, उसे आप ब्रैकेट में रख लें।
के और 18 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब वहाँ जाएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे, दैट वुड बी इक्वल टू 3/18 इज इक्वल टू के। कटिंग होनी है, कटिंग कैसे होगी, कितने 3 से कटिंग हो सकती है, तो 3 1s are 3, 3 6s are 18, तो के की वैल्यू आपकी क्या आ गई, के इज इक्वल टू 1/6। जब के की वैल्यू आ गई, अब आपको इसने क्या करना है, आपने इसको कनेक्ट करना है। तो अब कनेक्टिंग इक्वेशन आपकी क्या बनती है कि आप इसे कनेक्ट करेंगे, जब मैं यहाँ बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि हम इसके बाद क्या चीज़ सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके, अब कनेक्टिंग इक्वेशन को जब हम बनाते हैं, कनेक्टिंग इक्वेशन आपने अभी एक्स के के की वैल्यू फाइंड कर ली 1/6, तो आपकी इक्वेशन थी कैपिटल बी इज इक्वल टू के की जगह किसकी वैल्यू आ जाएगी, के की, दैट इज़ 1/6 और साथ में आपका ए, इसको आप ब्रैकेट में लिख लेंगे आपके लिए कन्फ्यूजन ना हो। अब आगे चलते हैं, आप देखें अब क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी व्हेन ए इज इक्वल टू 24। अब आपको बी फाइंड करना है, यानी बी अब आपके लिए अननोन हो गया है, तो बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क व्हेन, जब ए की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, व्हेन ए इज इक्वल टू 24। बड़ा सिंपल है, आपने ऐसे क्वेश्चन पहले सॉल्व कर चुके हैं आप 3 क्वेश्चन। बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो बी एज इट इज़ रहेगा कनेक्टिंग इक्वेशन में, के की वैल्यू 1/6, ए की जगह आपकी वैल्यू आ गई 24, जो कि इसको ब्रैकेट में मैंने पहले ही कहा था रखें, आपके लिए ईजी होगा। अब डिवीजन और ब्रैकेट सिंपल कटिंग है, आप कर सकते हैं, 6 1s are 6, 6 4s are 24, और जब इसकी मल्टीप्लिकेशन होती है 4 1s are, सो बी की वैल्यू आपकी 4 1s are 4 आ जाती है। एंड दैट्स द क्वेश्चन जो हमें कहा गया था कि हमने एक कनेक्टिंग इक्वेशन भी बना दी आपकी और हमने बी की वैल्यू भी फाइंड कर दी। तो सिंपल कि बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, दोनों की वैल्यू थी, के की वैल्यू फाइंड की, जो चीज़ अननाउन थी उसको फाइंड किया दूसरी नाउन की हेल्प से। सो मैथमेटिक्स में यही होता है कि गिवन इन्फॉर्मेशन इतनी दी जाती है कि आप उसकी हेल्प से बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जस्ट आपको पैटर्न पता हो किस पे सॉल्व करना है, अगला काम बहुत ज़्यादा ईजी है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ओके, इन क्वेश्चन नंबर 5, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अब किया उसने यहाँ भी वही है कि दो चीज़ें हैं, दो वेरिएबल्स हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं आपस में। जस्ट क्या किया उसने कि वैल्यूज़ चेंज कर दी, ज़्यादा कर दी। पहले आपके पास x और y की एक एक वैल्यू हुआ करती थी जिससे आप k फाइंड करते थे और साथ में अननोन फाइंड कर लिया करते थे। यहाँ उसने टेबल बना दिया, कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल। हमारे लिए कोई कॉन्सेप्ट का चेंज नहीं आया, हमने वही करना है कि सबसे पहले सोल्यूशन के स्टार्ट में आए, कौन किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो हमारे लिए वही है कि y के साथ x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो उसका प्रोपोर्शनैलिटी का साइन। जब प्रोपोर्शनैलिटी चेंज हुई इक्वालिटी में तो साथ आ गया कांस्टेंट k। जब आप प्रोपोर्शनैलिटी के कांस्टेंट को आप फाइंड करते हो तो क्या बताया था मैंने पिछले क्वेश्चंस में कि जब भी आपको y और x दोनों की वैल्यूज़ दी जाएंगी तो वो हिंट होगा कि आपने k फाइंड करना है, यानी k फाइंड करने के लिए दोनों चीज़ों का पता होना ज़रूरी है, y का भी और x का भी। अब इस क्वेश्चन में आपको पढ़ने से तो लग नहीं रहा कहीं कि उसने वर्ड प्रॉब्लम में कहीं उसने y और x की वैल्यू दी हो, लेकिन टेबल में देखें, यहाँ पे उसने x की वैल्यू 4 दी, ये ब्लैंक छोड़ दिया, x की वैल्यू 20, y ब्लैंक है, यहाँ x की वैल्यू 24 और y 6 है, यहाँ y दिया हुआ है तो x ब्लैंक है। सिर्फ एक जगह ऐसी है ये जहाँ पे उसने आपको x और y दोनों की वैल्यू दी है, तो ये आपने यूज़ करनी है। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसीलिए पीछे से मैं चलता आ रहा था कि जब भी आपको दोनों की वैल्यू एक साथ दी जाए दैट मीन्स कि k वहाँ से आएगा, कभी भी k किसी और जगह से नहीं आ सकता, कोई आपने खुद से वैल्यू नहीं डालनी। ऐसे हर क्वेश्चन में आपको यही यूज़ करना है कि किस जगह पे उसने दोनों वैल्यूज़ दी हुई हैं, यानी y की वैल्यू उसने 6 दी हुई है, x की वैल्यू 24 दी हुई है, तो हम पुट करते हैं, बड़ा ईजी हो जाएगा हमारे लिए। y की जगह आपने 6 पुट कर लिया इज इक्वल टू k एज इट इज़, x की जगह 24। जब भी वेरिएबल ऐसे हों तो आप उसके साथ ब्रैकेट यूज़ कर सकते हो। 24 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, ये हम बहुत बार कर चुके हैं, ये तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। इज इक्वल टू k, जब आप इसकी कटिंग करते हैं तो आप 6 1s are 6, 6 4s are 24, सो k की वैल्यू आपके पास बड़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गई कि k इज इक्वल टू 1/4। अब आपने क्या बनाना होता है, इसकी कनेक्टिंग इक्वेशन बनानी होती है। कनेक्टिंग इक्वेशन यही बना लें कि y इज इक्वल टू 4kx था तो y इज इक्वल टू k की जगह 1/4x आ जाएगा, ये आपकी इक्वेशन है। अब आप यहीं पे कैलकुलेटर में यूज़ करवा देता हूँ आपको, अब बड़ा सिंपल है इसको, और मैं चाहता भी हूँ कि आप खुद क्वेश्चन करें कि कैसे आपने 1/1 इसकी वैल्यूज़ को फाइंड करना है। कनेक्टिंग इक्वेशन बन गई तो जब से पहले आपको जो पार्ट है, जो सबसे फर्स्ट पार्ट बनता है आपका, जब आप उसको फाइंड करने जाते हैं, पार्ट 1 कि x की वैल्यू 4 है तो y आपके लिए क्या है, अननोन।
तो बड़ा सिंपल है कि आपके पास जो इक्वेशन थी y उसको लिखें इज इक्वल टू 1/4 इंटू एक्स की जगह आपकी वैल्यू क्या दी हुई है 4, वो लिख दें। कटिंग हो सकती है, 4 1s are 4, तो क्या होगा कटिंग होने के बाद y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 1 1s are 1। सो ये वो y की वैल्यू है जो इस डायरेक्ट रिलेशनशिप से x की वैल्यू 4 होने से आती है। जब इसको आप यहाँ पे फिल कर लेंगे तो आपका टेबल कॉपी एंड कंप्लीट वाली फॉर्म में चलना शुरू हो जाएगा। अब सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं, जस्ट आपको क्या पता होना चाहिए कि y इज इक्वल टू 1/4x और कैसे आपने उसको 1/1 फाइंड करना है। इस पार्ट में तो मैं आपको सारे पार्ट्स सॉल्व करवा ही देता हूँ, क्योंकि ये 2 क्वेश्चंस हैं, ए और बी पार्ट। ए पार्ट में मैं आपको सारा सॉल्व करवा दूंगा और बी पार्ट में आपने क्या करना है कि आप इसको सारा वो सॉल्व कर लोगे कैलकुलेटर के थ्रू। ओके, सो कनेक्टिंग इक्वेशन बनाने के बाद नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ये कि आप इसको सेकंड पार्ट कैसे करते हैं इसका। अब x की वैल्यू कितनी है 20, दैट इज़ योर सेकंड पार्ट। व्हेन x इज इक्वल टू 20, दिस इज सेकंड। y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इक्वेशन आपके पास लिखी हुई है y इज इक्वल टू 1/4x। ये मैं यहीं इसलिए लिख रहा हूँ कि जब अगले पेज पे जाते हुए आपको ये इक्वेशन पीछे से बोलना जाए या टेबल आपको जो है ना वो आपके माइंड से निकल जाएगी कौन सी वैल्यू आपको दी हुई है। सो y इज इक्वल टू आपको क्वेश्चन मार्क है, आपके पास 1/4x कनेक्टिंग इक्वेशन थी, x की जगह आप 20 ले आए, कटिंग हो सकती है बिल्कुल। एंड रेड पेन आपने लिया, 4 1s are 4 5s are, y इज इक्वल टू 5 आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर आ गया। जो y की वैल्यू आई वो आपने उठा के उस टेबल के अंदर यहाँ पुट कर दी, तो यहाँ से आप क्या करना शुरू हो गए कि आपका कॉपी एंड कंप्लीट का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया। सिंपल है, सिंपल कटिंग है, जो अभी आपने क्वेश्चंस किए हैं सारा उसी को लेके चल रहे हैं हम, कोई ऐसा नया कॉन्सेप्ट नहीं है जिसको हमें देखना हो। सो थर्ड पार्ट में आप ये देख लें कि आपने कैसे आप किसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब ज़रा क्वेश्चन में चेंज आएगा। अब क्या चेंज आएगा कि अब आपको y की वैल्यू दी गई है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। कनेक्टिंग इक्वेशन सेम रहेगी, आपकी कनेक्टिंग इक्वेशन में चेंज नहीं आएगा। चेंज सिर्फ किस जगह पे आएगा, चेंज आपके वैल्यूज़ को फाइंड करने में आएगा। थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट में बेसिकली आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड x, यानी x आपके लिए क्वेश्चन मार्क हो गया, देखें ब्लैंक है वो, और y आपके लिए दिया हुआ है क्या 9। क्या था इक्वेशन, क्या है आपकी, y इज इक्वल टू 1/4x, y की जगह आपने 9 पुट कर दिया, 9 इज इक्वल टू 1/4x आपका अननोन है। ये 4 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू x, विच इम्प्लाइज x की वैल्यू क्या आ जाएगी 36। तो ये क्या करेंगे आप, जैसे ही आपके पास वैल्यू आएगी इसको उठा के आप टेबल में लिख दें, दैट इज़ कॉपी एंड कंप्लीट दी टेबल। लास्ट एंड फाइनल पार्ट जिसमें आपको अब क्या फाइंड करना है, अब भी x की वैल्यू फाइंड करनी है। चेंज किस में आएगा, अब चेंज आपका अगेन y के अंदर आएगा। तो आप सिंपली इसको ये कर लें कि x की वैल्यू अगर माइंड में रखें, कैलकुलेशन क्योंकि मेंटल मैथ्स की सारी चीज़ें हैं, कोई इतनी डिफिकल्ट चीज़ नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी अगर आप माइंड में सोचें तो क्या आप वैल्यू फाइंड करेंगे। साथ साथ में कर भी देता हूँ इतने में, लेकिन आप खुद को चेक करेंगे कि आपको क्वेश्चन इतना क्लियर हो चुका है कि आप इसकी वैल्यू माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। y की वैल्यू 11 थी, अगेन इक्वेशन है y इज इक्वल टू 1/4x, तो अगेन इक्वेशन लिख लें आप, y इज इक्वल टू 1/4। स्टेप बाय स्टेप चलने से ये होता है कि मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होती है आपकी। y की जगह 11, 1/4x आपने अननोन है, अगेन वही कॉन्सेप्ट के 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक और तरीका जो बेसिक तो वो ये होता है जो आप छोटी क्लासेस में सीखते हैं कि 1/4 आपने x के साथ से ख़त्म करना है, यानी आपने जिस वेरिएबल को फाइंड करना हो उसे सिंगल आउट करना होता है, उसके साथ जो भी टर्म लिखी हो उसे आपने ख़त्म करना होता है। चाहे कोई नंबर डिवाइड हो रहा हो, चाहे कोई मल्टीप्लाई हो रहा हो, चाहे कोई ऐड हो रहा हो, चाहे कोई सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, उसे आपने उठा के इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके जाना होता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो बिल्कुल छोटी क्लासेस का है। बता आपको इसलिए रहा हूँ कि कुछ बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। तो आपने 1/4 ख़त्म करना है, तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे 4 डिवाइड हो रहा है, तो आप लिखते बेसिकली ये हैं मल्टीप्लाइंग 4 ऑन बोथ साइड्स। इधर का 4 कट जाता है और 11 के साथ जाके 4 मल्टीप्लाई। तो अभी अब हम सिंपल ये कह देते हैं कि यहाँ 4 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, लेकिन उसके पीछे जो मेन कॉन्सेप्ट है पूरा वो वही है जैसे आप छोटी क्लासेस में सीखते थे कि कैसे आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर आता है। अब क्या आंसर आया, 11 4s are 44 विच इज़ इक्वल टू x, ये x की वैल्यू है। यहाँ आपका टेबल कंप्लीट हो गया। सो मैंने यहीं इसी पेज पे आपको क्लियर किया, तो ये राइटिंग आप देख लीजिएगा थोड़ा नीटनेस के लिहाज से। अदरवाइज़ यहाँ पे करने का मतलब सिर्फ ये है कि आपको ये टेबल भी आपके माइंड में रहे, ये इक्वेशन भी आपके माइंड में रहे, k की वैल्यू, y की वैल्यू और कैसे आप उसको सॉल्व करते जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, और साथ में ये कॉन्सेप्ट भी कि कैसे आप
इक्वेशन की लेफ़्ट से राइट पे मूव करते हैं, कैसे मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिवीजन में और कैसे डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होती है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ओके, क्वेश्चन 5 का बी पार्ट, अगेन हम वही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अभी, जैसे वो ए पार्ट में टेबल था हमारे पास कि y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। क्वेश्चन वही चल रहा है, क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं आई, सिर्फ उसने टेबल को चेंज कर दिया है कि आप x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है। अगेन हमारा कॉन्सेप्ट वही है, हमने सोल्यूशन पे आए सबसे पहले वही कि कौन किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो क्वेश्चन 5 अगेन आप देख भी सकते हैं वीडियो पीछे करके कि y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो क्या था, y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो आप क्या लिखेंगे कि आपका y इज़ इक्वल टू के एक्स की फॉर्म में चला जाएगा क्वेश्चन, y इज़ इक्वल टू के एक्स। और जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आप क्या लिखेंगे, आप सोचने की बात यहाँ पे आपके लिए ये है कि आपने k की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। अब यहाँ k की वैल्यू किससे आएगी, कौन सी ऐसी चीज़ हमें दी गई है जिससे हम k की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ये जो वैल्यू है देखें ज़रा 3 और 3.6, यहाँ x भी आपको नाउन है, y भी नाउन है। इन टेबल्स में और ऐसी वैल्यूज़ में हमेशा आपने ये याद रखना है कि जहाँ आपको दोनों चीज़ें नाउन होंगी वहाँ से k की वैल्यू हमेशा फाइंड की जाती है। सो जहाँ दोनों वैल्यूज़ नाउन होती हैं आपकी, वहाँ से आप क्वेश्चन को लेके चलते हैं। तो क्या हमें पता है कि x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 3.6। इसको जब आप लेके चलेंगे तो y इज़ इक्वल टू के एक्स था, आपने सिंपली अब क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। y की जगह क्या आ जाएगा 3.6 जो कि उसकी वैल्यू गिवन है, इज़ इक्वल टू k एज इट इज़, और x की जगह क्या आ जाएगा 3। x को ब्रैकेट में लिखा था कि आपके लिए कन्फ्यूजन ना हो। अब k और 3 आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, यहाँ आके डिवाइड हो जाएंगे। तो 3.6 डिवाइड बाय 3 इज़ इक्वल टू k। अब यहाँ पे मैंने पहले कहा था आपको कि मैं चाहता हूँ कैलकुलेटर भी आपको साथ साथ सिखाया भी जाए और आपको चलो क्वेश्चन भी साथ सॉल्व हो जाएगा। सो हेयर इज़ योर कैलकुलेटर, आप इसे डिवाइड कर लें कि 3.6 डिवाइडेड बाय 3 गिव्स यू 1.2। तो k की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1.2, जो कि आपकी कनेक्टिंग इक्वेशन भी बनाएगी। और आपकी कनेक्टिंग इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इज़ इक्वल टू के एक्स था तो y इज़ इक्वल टू 1.2 इंटू एक्स। k की वैल्यू आपने पुट कर दी, दैट इज़ योर कनेक्टिंग इक्वेशन, जो आपके लिए अगले सारे आपके पार्ट सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल होगा। कैलकुलेटर को रिमूव कर देते हैं और मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट क्या है आपके पास कि आपको वैल्यूज़ चाहिए x की भी और y की भी। तो वन बाय वन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, उसको फर्स्ट पार्ट कह लेते हैं अपना कि x की वैल्यू को आपने नाउन करना है इस वाले पार्ट के लिए, जब y आपके लिए क्या है 9.6, यानी x आपके लिए अननाउन है अभी एंड y क्या है आपके लिए 9.6। कनेक्टिंग इक्वेशन अभी आपने लिखी है y इज़ इक्वल टू 1.2x, तो y इज़ इक्वल टू 1.2x एज इट इज़। y आपको पता है कि 9.6 है, इज़ इक्वल टू 1.2x आपका वेरिएबल अननाउन था, ब्रैकेट में रखें। 1.2x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ के क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली डिवाइड। तो 9.6 डिवाइडेड बाय 1.2 इज़ इक्वल टू x। अब जब इसकी कटिंग करेंगे, अगेन कैलकुलेटर को भी ले आते हैं और इसको यहाँ मैं प्रोमिनेंटली रख भी देता हूँ ताकि आपको ये क्वेश्चन साथ साथ सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल हो जाए। ये तो आप पहले देख चुके हैं इसलिए इसको आपकी ज़रूरत नहीं है। सो 9.6 डिवाइडेड बाय 1.2 इज़ इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 8, और जैसे ही x की वैल्यू आएगी आप उसे क्या कर देंगे, आपका जो आपने ट्रिक किया था वहाँ जाके आप उसको लिख देंगे कि आपने इस क्वेश्चन की वैल्यू फाइंड कर ली है। सो दैट इज़ फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए अब आपने क्या करना है, सेकंड पार्ट के लिए अब आप ये करें कि आप इस पार्ट को रेस कर दें और अभी आपने x की वैल्यू ही फाइंड करनी है, तो आप सिंपली उसको लेके चलें। सेकंड पार्ट में देखें ज़रा, सेकंड पार्ट में अगेन x की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन अब आपको नाउन क्या है, यानी x अभी भी आपके लिए अननाउन है, लेकिन y की वैल्यू चेंज होकर क्या हो गई है 11.4। अब 11.4 में आप अब चेक करें y इज़ इक्वल टू 1.2x, अगेन वही इक्वेशन जो आपकी कनेक्टिंग है सामने लिखी हुई है लेफ्ट साइड पे। y की जगह 11.4 इज़ इक्वल टू k की वैल्यू 1.2 एज इट इज़। x आपका अननाउन है, 1.2x से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो यहाँ के क्या हो जाएगा डिवाइड। सो 11.4 डिवाइड बाय 1.2 इज़ इक्वल टू x। अगेन आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं, 11.4 डिवाइडेड बाय 1.2
गिव्स यू 9.5। x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 9.5। जैसे ही x की वैल्यू आएगी आप उसे ऊपर टेबल में लिख दें, क्योंकि क्वेश्चन यही था, कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल। थर्ड पार्ट चेक करने के लिए अब आपको क्या करना है, अब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने का मतलब क्या है कि अब आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है और x आपके लिए क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। सो थर्ड पार्ट करें। थर्ड पार्ट के लिए आपको क्या चाहिए, अगेन वही कॉन्सेप्ट चल रहा है कि आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी अब आपके लिए y अननाउन हो गया है व्हेन x इज इक्वल टू 2। ऊपर आपको वैल्यू दी हुई है। जब इसको फाइंड करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि जिस टेबल के जिस कॉलम को आप फाइंड कर रहे हैं उसी के करस्पॉन्डेंट आपको x की वैल्यू देखनी है। यानी यहाँ आप y फाइंड करना चाहते हैं, इसको फिल करना है, तो उसके जो साथ ही जो ऊपर गिवन जो इन्फॉर्मेशन है x की, उसको आप यूज़ करेंगे। कोई और वैल्यू यूज़ नहीं करनी है आपने। अगेन अपनी इक्वेशन लिखें, y इज़ इक्वल टू 1.2 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू 2 थी तो x की वैल्यू पुट कर दें 1.2 इंटू 2, और जब ये मल्टीप्लिकेशन होती है तो 2 1 ज़ा 2, ये 2.4 मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेटर वैसे है आपके पास भी होगा, आप उसको वहाँ भी कर सकते हैं। तो 2.4 आपकी क्या आ जाएगी, वैल्यू y की। जैसे ही y की वैल्यू आती है आप उसे यहाँ प्लॉट कर देंगे, पुट कर देंगे, ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। लास्ट एंड फाइनल पार्ट जिसमें आपको अगेन y की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको इक्वेशन में x की वैल्यू खाली चेंज करनी है। बाकी सब कुछ वही है, तो मैं खाली चेंज भी रेस भी वही कर रहा हूँ कि जो चीज़ मुझे चेंज करनी है। इक्वेशन सेम चल रही है, बाकी सब कुछ सेम है। तो फोर्थ पार्ट में आपके लिए जो अननाउन जाता है वो है y। x की आपकी वैल्यू क्या है 5.5। तो सब पॉज मैंने लिया था कि आप देख भी लें, आपके माइंड में भी आ जाए कि कैसे आप उसको फाइंड कर सकते हैं। x की वैल्यू 5.5 है, इक्वेशन सेम है, तो y इज़ इक्वल टू 1.2, x की जगह आप 5.5 पुट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करें तो y की वैल्यू आ जाएगी, दैट वुड बी इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लें 1.2 मल्टीप्लाई बाय 5.5। तो 5.5 जब 1.2 से मल्टीप्लाई हुआ तो y की वैल्यू आई 6.6। जब 6.6 को आप चेक करेंगे तो ये आपका 6.6। कॉपी एंड कंप्लीट दी टेबल के दोनों पार्ट्स आपके क्या हो चुके हैं, कंप्लीट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आज की वीडियो में आपने कॉन्सेप्ट देखा डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का। आपने ये देखा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, कैसे रियल वर्ल्ड से रिलेट किया हमने उसको। उस कॉन्सेप्ट को देखने के बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो हमारे आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 6 7 से आगे ऑनवर्ड्स, उसमें कंप्लीट वो यूज़ होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आपने कॉन्सेप्ट सारा आज ही देख लिया उसका, और इस वीडियो में आपने वो सारा आपको क्लियर हो चुका है। आपने क्वेश्चन नंबर 5 तक बी पार्ट किए हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ चुके होंगे। अगर फिर भी कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ जो आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा और एक्सप्लेन किया जाए, थोड़ा और बेहतर समझाया जाए, तो कमेंट में लाजमी बताएं, या कोई नीटनेस के लिहाज से, बाकी चीज़ों के लिहाज से, सो आप बता सकते हैं। अदर देन दैट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।